जब आप आईबीएस में थोड़ा तवील अरसा रहते हैं, जैसे कह लें कि 6 महीने, साल, हर एक के मिजाज पे होता है। कुछ लोग डेढ़ डेढ़ दो दो साल भी निकाल जाते हैं, कुछ 2-3 महीने में ही परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसे मामले शुरू हो जाते हैं, रात को नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती, गैस हुई रहती है, पेट में दर्द होता रहता है, कभी तेज़ाबियत हो जाती है, और फिर इस तरह से बुरे ख्वाब, नाइटमेयर्स आने लग जाते हैं। ज़ाहिर जब पेट इतना फूला हुआ है और उस फूले हुए पेट के साथ आप सोएंगे तो आपको पुरस्कून नींद कैसे आ सकती है। और फिर सुबह उठते हैं तो जब रात को आपकी बॉडी इतनी डिस्कम्फर्ट में रही है, तो सुबह उठने के बाद चिड़चिड़ापन, सैडनेस, और उसके बाद गुस्सा, फिर यू समटाइम यू फील लाइक क्रैप, और फिर उदासी बहुत होती है और दुनिया में दिल नहीं लगता, काम करने को दिल नहीं करता, कपड़े पहनने को, नहाने को दिल नहीं करता। ये जो सारा इस किस्म का सिनेरियो शुरू होता है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि अब एंग्जाइटी का दौर शुरू होने वाला है। अब वहम आ रहा है, ऐसा ऐसा माइंड इरिटेट हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट बॉडी में जब सिंड्रोम रहेगा तो ला महला फोबियाज पैदा होंगे, और फोबियाज पैदा होंगे, वहम और वसावस पैदा होंगे, तो उसके साथ फिर माइंड जो है वो परेशान हो जाएगा, डर जाएगा, और फिर एंग्जाइटी में, और फिर वहाँ से डिप्रेशन में चला जाएगा। यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि आपके वाइटामिन्स की क्या सूरत हाल है। मैं यहाँ पे दो वाइटामिन्स को डिस्कस करूँगा, एक वाइटामिन B12 और एक वाइटामिन डी। ये जो दोनों वाइटामिन्स हैं ये बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि देखें हो क्या रहा है कि जब खाना हजम नहीं हो रहा, जब एंजाइम्स डिस्टर्ब हुए हुए हैं, जब एसिडिटी हो रही है, रिफ्लक्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही हैं, गैस्ट्राइटिस हुआ हुआ है, ब्लोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि वाइटामिन्स की सिक्रीशन भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, और फिर आदमी डर जाता है, चीज़ें खानी छोड़ देता है, लोग गोश्त छोड़ देते हैं, दूध लेना छोड़ देते हैं, डेयरी से भाग जाते हैं। तो इस तरह के मामलात में ऑब्वियसली वाइटामिन्स के लेवल गिरने शुरू हो जाते हैं, बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है, तो चेक कर लेना चाहिए। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके विटामिन्स के लेवल गिरते हैं तो उनको आईबीएस हो जाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जिनके विटामिन्स के लेवल गिरते हैं, वो वहाँ से डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाते हैं, और वहाँ से उनको आईबीएस साथ में लग जाता है। तो ये ग्रुप्स बने हुए हैं। एट द एंड आपने पहुँचना एक ही तरह की जगह के ऊपर है। अब इसके लिए टेस्ट होता है, ब्लड वर्क है, ऑब्वियसली ब्लड का टेस्ट होता है। एक तो आपको अपना एचबी वगैरह चेक कराना चाहिए, डब्ल्यूबीसी, ब्लड काउंट, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनका आपको काउंटिंग चेक करनी चाहिए। आपका एचबी किधर है, हेमोग्लोबिन कहाँ खड़ा हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ विटामिन B12 का और विटामिन डी का टेस्ट इज़ मस्ट टू डू। और जब ये टेस्ट आपके सामने आए तो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि कंसल्ट टू योर डॉक्टर, और टेस्ट लेके डॉक्टर के पास चले जाएं। ये ओवर द काउंटर हो जाते हैं टेस्ट, आप लेबॉर्ट्री में जाके बताएंगे तो आपको टेस्ट कर देते हैं। अब इनके अगर लेवल कम आने हैं तो वो किस किस्म के आने हैं? जो है विटामिन B12, अगर तो ये 200 250 से नीचे आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप बॉर्डर लाइन से नीचे गिर गए हुए हैं। मतलब अब जो बड़ी लेबॉर्ट्रीज भी हैं पाकिस्तान में, उनकी रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क पाया जाता है। आई डोंट नो वो क्यों है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल एक आइडिया रखिएगा कि अगर आप 200 से नीचे चले गए हुए हैं तो आप डेफिशिएंट हैं। और विटामिन डी जो है वो मेरा ख्याल है 15 से या 12 से शायद नीचे हो तो डेफिशिएंट होता है। अब तो मुझे तो बड़ी देर हो गई कराए हुए। अगर कम आया है तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल सा सलूशन है, सनी डी वगैरह के विटामिन डी के कैप्सूल मिल जाते हैं। उनको आपने मिल्क शेक में या दूध में डाल के पी लेना होता है। वो वीक में एक बार ले लें जब डेफिशिएंसी के हिसाब से, और उसको 2-3 महीने लें, उसके बाद 1 महीना छोड़ें, फिर अपना टेस्ट करवाएं। अगर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है तो 2-3 महीने के बाद दोबारा ले लें। और ये दोनों वाइटामिन जो है ये डिप्रेशन के बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डी के सिम्टम्स भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी से काफ़ी हद तक उसी में फॉल कर जाते हैं। और विटामिन B12 की तो आप बात ही ना करें। ये तो यूं समझिए कि अच्छे भले आदमी को अगर आप डेफिशिएंट हो गए हैं तो पागल करने के लिए काफ़ी है। अगर विटामिन B12 कम आया है तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बता देता हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और पूरी दुनिया में एक ही तरह का इलाज है, थोड़ा जापान और कोरिया वगैरह में थोड़ा सा शायद डिफरेंट हो, लेकिन आमतौर पे स्टैंडर्ड एक ही तरह का होता है कि एक ही इंजेक्शन होता है इसका, और टैबलेट्स भी होती हैं। एक ही मैथ्यूकोबाल इसको कहते हैं, मैथ्यूकोबालविन के नाम से होता है। और सस्ता ही है, मेरा ख्याल अब भी कोई 150-200 से शायद ऊपर का नहीं होगा। अगर विटामिन B12 कम आया है तो लोडिंग शॉट्स लगती हैं। थोड़ा सा गौर से मेरी बात को सुनिएगा।
अगर कोई आदमी या औरत खातून मेरी बात सुन रही हैं और विटामिन B12 जो है वो 100 पे है, 90 पे है, 120 पे है, किसी इस तरह की सूरत हाल है, तो ट्रीट करना पड़ेगा। उसके लिए इंजेक्शन लगेंगे। मैं टैबलेट के ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जिन लोगों को एंग्जाइटी है, जिन लोगों को IBS के इशू चल रहे हैं, वो टैबलेट लेंगे और टैबलेट लेने के बाद वो चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरेगी, तो उसने और नचाना है, बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करेगी। तो अगर तो गोली आपको होती है, डाइजेस्ट होती है, खा के देख लीजिए एक बार। उसकी फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम वो टैबलेट लेनी पड़ती हैं, तवील अरसा लेनी पड़ती हैं। उससे जो डेली की आपकी विटामिन B12 की जो नीड है वो पूरी होती रहती हैं। लेकिन इंजेक्शंस को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। लोडिंग शॉट्स, और इन इंजेक्शन का नुकसान कोई नहीं है। ये विटामिन्स होते हैं, आप इसको जितना भी ज़्यादा लें, ज़्यादा बॉडी इसको रखती नहीं है अपने पास। इसको यूरिन से इजेक्ट कर देती है। जितना उसको चाहिए उतने उसने अपने पास रखना है। तो इसका मसल में लगता है इंजेक्शन, IV नहीं होता, IM होता है। और ये इंजेक्शन लगेगा ऐसे कि पहले हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक इंजेक्शन लगेगा। यानी एक इंजेक्शन अगर आज लगा है तो अगले दिन छुट्टी होगी, उससे अगले दिन फिर इंजेक्शन दूसरा लगेगा और उससे अगला दिन ऑफ करेंगे और फिर तीसरा इंजेक्शन लगेगा। और इसके बाद 2 दिन ब्रेक आएगा, कोई इंजेक्शन नहीं होगा। ये 1 वीक का हो गया आपका। और उसके बाद फिर एक दिन छोड़ के एक इंजेक्शन, और 3 लगेंगे, यानी 3 1 वीक में लगेंगे और 3 1 वीक में लगेंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे 6 इंजेक्शंस। ये होती हैं लोडिंग शॉट्स। मैं फिर एक बार आपको याद करवा रहा हूँ कि अपने ओन पे ना कीजिए, डॉक्टर का मशवरा, डॉक्टर की अपनी जगह है। मैं उस जगह को लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे बैठ के टोटके या दवाइयाँ बताना नहीं है। मेरा मकसद आपको ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करना है कि अगर आपके विटामिन गिर गए हैं, अगर आपके विटामिन, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गया है, और जिन लोगों को पता है मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके इलाज में सुस्ती ना करें और अपने ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। बड़ा इजी इलाज होता है। उसके बाद फिर आमतौर पे ये होता है कि समटाइम डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप वीक में एक लगवा लें। अगर बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ है, 50 पे है, 40 पे है, 100 पे पड़ा हुआ है, तो आप एक वीक में एक लगवा लें। 2 3 महीने लगवाएं, उसके बाद आप 1 महीना उसको गैप दें, ब्रेक करें, ना लगवाएं, और फिर अपना दोबारा टेस्ट करवाएं। ये जो हमने सारा कुछ डिस्कस किया है, विटामिन को निकाल के जो बुरे ख्वाब आना और सारा कुछ, और नींद उड़ जाना, ये जब सारा ट्रॉमा बॉडी के साथ स्टार्ट होता है, माइंड ऑब्वियसली इससे इफ़ेक्ट होता है। तो इस सारे घन चक्कर के नतीजे में फिर एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। क्योंकि जो IBS वाले पेशेंट होते हैं ना, वो हर वक्त सोचते रहेंगे अब मैंने ये खा लिया तो मुझे ये हो जाना है, मैंने ये पी लिया तो मुझे ये हो जाना है, मैंने रात को लेटना है तो मुझे गैस हो जाती है, ये फूड मुझ पे क्या करती है, वो फूड मुझ पे क्या करती है, ये मैं दूध पी लूँ तो मुझे ऐसे कर देता है, चीनी खा लूँ तो मुझे ऐसे कर देती है। तो वो बहुत ज़्यादा वहम और वसवसे के नतीजे में एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली फिर आखिरकार डिप्रेशन पे जाके बात उनकी रुकती है। और इसका फिर जो अंजाम होता है वो फिर फाइनली नींद की गोली से शुरू होता है। और भी आजकल तो स्कैट्रिस्ट एडवांस हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोजैक और इस किस्म की चीज़ें। और हम सरप्राइज्ड, क्या बात करें, ओलेंजापिन बाइपोलर की बड़ी ऊंचे दर्जे की चीज़ है। लेकिन अगर कोई जाके बताता है कि मुझे सुबह गुस्सा आने लग गया, या मैं बीवी से लड़ता हूँ, बच्चों से लड़ना शुरू हो गया, तो वो उसको लिथियम की, तो अभी मुझे पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन मेडिसिन शुरू करवा देते हैं। डायग्नोसिस हमारा बहुत आराम से कर दिया करते हैं डॉक्टर्स, जबकि इसके लिए बहुत वक्त लगता है। बसा औकात ऐसे होता है कि आदमी का डायग्नोसिस ठीक नहीं होता और वो सारी ज़िंदगी ऐसी दवाइयाँ खाता रहता है जिस मर्ज़ का वो शिकार नहीं होता। परहेज़ जो है ना, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इलाज से बड़ा बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। हर लिहाज से परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इस मामले में IBS जैसी बदतरीन बीमारी से निकलने के लिए जो मैं आपको फिक्सेस इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ, उनको भी मद्देनज़र रखिएगा। और अब हम थोड़ा सा परहेज़ को डिस्कस करेंगे। जो डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा देखेंगे, ताकि बुनियादी तौर पे इस डिस्कशन से मेरा मकसद ये है कि हम बॉडी को सादा तरीन खुराक दे के बीमारी को एक ऐसी जगह पे लेके आ जाएं जहाँ पे बीमारी अपनी असल हालत में हमारे सामने खड़ी हो जाए। हम ये देख सकें कि अगर हम कम से कम सादा
खुराक लें तो हमारी बीमारी की नवीयत कितनी है, किस कदर ख़तरनाक है, कितनी अजियतनाक है। तो इस मामले में सबसे पहले हम शुरू करते हैं जब आप सुबह उठते हैं। तो उठने के बाद यस, जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है। अब मैं यहाँ पे एक दो बातें अर्ज़ कर दूँ कि एक तो मैं टोटके बताने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो टू द पॉइंट बता रहा हूँ, टेस्टेड बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड बता रहा हूँ, और इल्म की बुनियाद भी उस पर शामिल है। और दूसरी बात ये कि बारहा कह चुका, बहुत सी वीडियो में कह चुका हूँ कि वहम में और अकल में बाल बराबर का फ़र्क होता है। मेरी इस सारी गुफ्तगू से वहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाके बॉडी की लिसनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बुनियादी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उससे हमारा मसला इंशाल्लाह ताला ठीक होता चला जाएगा। तो सुबह जब उठेंगे तो कुल्ली करने के बाद ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 टेबल स्पून जो है वो पी लेना है। बड़ी सादा सी बात है, इसको पी लें। अल्लाह ताला ने जैतून का और शहद का कुरान पाक में ज़िक्र फरमाया और इनमें शिफा है, और इन्हीं से हम इलाज में भी इनकी मदद लेंगे। तो जैतून का तेल जो है वो अल्सर्स को देखेगा, लेग्जेटिव भी है, कॉन्स्टिपेशंस को देखेगा। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊँ, जैतून और शहद जो है ये गम को और खौफ को ख़त्म भी करता है और हमें थोड़ा सा एनर्जी भी देता है। और ओवरऑल हमारी बॉडी में कुछ भी जो उल्टी सीधी चीज़ें चल रही होती हैं, जैतून की कांस्टेंट डोजेज जो है वो उनके साथ डील करती है। जैतून लेना शुरू करें। अब आ जाए ज़रा नाश्ते पे। नाश्ता, नाश्ते में एक सीक्रेट है, वो ज़रा आज खोल के देखते हैं। एक ही तरह का नाश्ता नहीं करना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आटे पे ही चली जा रहे हैं, तो सुबह भी रोटी है, दोपहर भी रोटी है, रात भी रोटी है। पर मुझे पता है कि हमारे मुकद्दर में रोटी है, लेकिन बात यह है कि उसको कहीं ना कहीं पे तोड़ना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को प्रॉब्लम आया हुआ है। जो लोग ठीक चल रहे हैं चलते रहें, उनको कोई परवाह। जब आप ठीक चल रहे होते हैं तो खाम खा वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले करेंगे ये कि आपका जो नाश्ता होगा वो पराठा बंद हो जाएगा। पराठे अगर लेने हैं तो बुरे ख्वाब आने हैं। पराठे अगर लेने हैं तेज़ाबियत रहनी है। पराठे अगर लेने हैं तो गैस्ट्राइटिस रहना है, ब्लोट करना है आपने, आपको चक्कर आने हैं, आपको गुस्सा आना है, आपके साथ ये सारे काम होने हैं। फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम किसी भी चीज़ को परमानेंट स्विच ऑफ नहीं करेंगे, आर्जी तौर पे होगा सब कुछ। फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बॉडी होगा, कि इसको समझने के लिए, इसके बिहेवियर को, इसके अंदर जो परेशानी पैदा हो गई है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होगा। तो पराठा बंद हो जाएगा। सबसे पहले चलेगी सूखी चपाती एक, और रात का बचा हुआ सालन जो घर में होता है वो दें, और साथ में चाय का 1 कप ले लें। और चाय का भी मैं आपको बनाने का तरीका बता दूं, दूध पत्ती नहीं पीनी। अब अगर रात का सालन दस्तयाब नहीं है तो अंडे पे बात आएगी ऑब्वियसली। तो अंडा फिर ऑमलेट अगर बनाना, फ्राई अंडा, तो फिर वही लोग खाएं जो ठीक है। आमतौर पर तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, फ्राई अंडा खाना तो एक जुर्म है, लेकिन मैं भी करता हूँ कभी कभार। लेकिन आम तौर पे हम कहेंगे कि ऑमलेट पे बात लेके आते हैं। तो ऑमलेट ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम कुकिंग ऑयल हो। और ये देखें, आर्ट होना चाहिए ख़वातीन को पकाने का। चम्मच डाल देंगी 2, और उसके अंदर अंडा फेंट के डाल देंगी, वो तैरता फिरेगा कुकिंग ऑयल के ऊपर। दिस इज़ अटर नॉनसेंस। आप, ब्रश मिलता है कुकिंग ऑयल को यूज़ करने के लिए, वो थोड़ा सा डालें उसको, अपने पैन में थोड़ा सा उसको गीला कर लें, दैट्स ऑल अबाउट इट, और उसके ऊपर अंडा डाल लें। और जो आपने ऑमलेट बनाना है उसमें नमक और मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डालना है तो डाल लें। और इसके अलावा कोई उसमें हरी मिर्चें नहीं डलेंगी, कोई उसमें प्याज नहीं डलेगा, कोई उसमें टमाटर नहीं डलेगा। सिंपल ऑमलेट होगा, वो ले लें साथ में। और इस नाश्ते को 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करें, जारी रखें। और उसके बाद फिर आप करेंगे नाश्ता चेंज, स्विच करेंगे अपने नाश्ते को। अब स्टोरी ज़रा इंटरेस्टिंग हो रही है। जब आप नाश्ता स्विच करेंगे तो ब्राउन ब्रेड पे आ जाएंगे। दूसरी ब्रेड जो आम ब्रेड होती है मिल्की, और जो दूसरी, इससे थोड़ा सा परहेज़ ही करें, ये बेहतर नहीं होती है, स्टिक हो जाती है जाके अंदर और बहुत ख़राबी करती है। ब्राउन ब्रेड ले लें। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं और भी बहुत सारी ब्रेड्स अवेलेबल हैं उनको, लेकिन आम तौर पे ब्राउन ब्रेड ले लें। ब्राउन ब्रेड, उसके साथ 2 उबले हुए अंडे, उनकी जर्दी बाहर निकाल दें।
एग वाइट ओनली यूज़ करें। साथ में जैम ले लें थोड़ा सा, बहुत कम, थोड़े से मीठे के लिए। और इसके साथ मक्खन यूज़ किया जा सकता है बहुत कम क्वांटिटी में। अगर सूट नहीं करता तो फिर ना करें। और इसके साथ थोड़ा सा आप यूँ समझें शहद लगाया जा सकता है इसके ऊपर, अच्छा होता है। और साथ में चाय का एक कप हो जाएगा। फिर 2-3 हफ्ते इस नाश्ते को यूज़ करें, फिर नाश्ता स्विच होगा। और नाश्ता आएगा जौ के दलिए पे, गंदम के दलिए पे। पहले हफ्ता 10 दिन जौ का दलिया ट्राई करें, फिर हफ्ता 10 दिन गंदम का दलिया ट्राई करें। पानी में बन जाता है, थोड़े से दूध में डाल के बन जाता है, थोड़ा सा उसमें मीठे के लिए शहद इस्तेमाल कर लें। नीम गर्म खाएं, उसके साथ चाय का कप लेना तो ले लें। अगर आपको उबला हुआ अंडा जो है बॉयल्ड एग लेने को दिल कर रहा है साथ में, वो ले लें। और इस नाश्ते को आप 2-3 हफ्ते इस्तेमाल करें। तो ये 3 नाश्ते मैं क्यों लेके आया हूँ, इसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है मेरे पास। इन 3 नाश्तों में एक नाश्ता ऐसा होगा जिसको करने के 1-2 दिन के बाद अ, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे भारीपन नहीं आ रहा, ज़्यादा वसवसे नहीं आ रहे, गैस्ट्राइटिस गैस नहीं हो रही है, तेज़ाबियत नहीं हो रही है, बड़ा हल्का फुल्का फील कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, आपके अंदर एनर्जी भी है, आपका काम करने को भी दिल कर रहा है, डकार भी नहीं आते खट्टे, इस किस्म की चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो नाश्ता आपका नाश्ता है। जो नाश्ता आपको सूट करे उस नाश्ते पे आ जाएं, और उस नाश्ते को फिर 1 हफ्ता मुसलसल चलाया करें। और वीकेंड पे एक चीट डे रख लें। उसमें आप अगर आपको ब्राउन ब्रेड का नाश्ता ठीक लगता है, अच्छा रहता है आपकी बॉडी को, तो आप 3-4 दिन वो करें। एक दिन फिर आप चपाती ले लिया करें, एक दिन दलिया ले लिया करें, फिर आप दोबारा ब्राउन ब्रेड पे आ जाया करें। उसके बाद नाश्ते के और दोपहर के खाने के दरमियान में, फॉर एग्जांपल अगर 8 बजे नाश्ता किया है तो 11 बजे, यानी 2.5-3 घंटे आपको नाश्ता किए हुए हो गए हों, आपने फ्रूट्स लेने हैं। और जो फ्रूट्स लेने का टाइम और तरीका मैं आपको बता दूं कि फ्रूट्स किसी भी खाने से फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद में नहीं लेना चाहिए। फ्रूट हमेशा 2 मील्स के दरमियान में 2.5-3 घंटे का जब वक्फा हो, व्हेन यू आर इन द मिड ऑफ योर 2 मील्स, तब तब आप फ्रूट लें। और फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगेन उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम है। जिनको नहीं है कॉकटेल बनाएं, खाएं मज़े से, जैसे मर्जी खाएं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो एक टाइम में एक फ्रूट लें। और फ्रूट लेने के बाद उसको थोड़ा देख लिया करें, अगर कोई फ्रूट तंग कर रहा है उसको दोबारा ना लें। और सबसे बड़ी सेफ्टी जो होती है ना फ्रूटिंग में, वो ये होती है कि सीजनल फ्रूट लें। जिस सीज़न का फ्रूट आया हुआ है उसका मतलब ही ये है कि बॉडी को उस विटामिन की ज़रूरत है, तो अल्लाह ने वो भेजा है। अब उसके बाद आ गया दोपहर का खाना। दोपहर का खाना डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप दोपहर को खाना पसंद करते हैं या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सुबह और शाम को खाना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों में शामिल हैं तो आप वेजिटेबल्स का सैलेड बना लें, प्याज ले लें, गाजर ले लें, टमाटर थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा उसमें आप खीरा डाल लें, और उसमें 1 चम्मच सिरका छिड़क के वो आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल के आप उसको खाएं। और अगर आपका खाना खाने को दिल करता है तो एक डेढ़ सूखी चपाती के साथ आप सालन ले लें। जिन लोगों को आईबीएस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से मेमोरी लॉस हो रहा है, और खौफ आते हैं, और वसवसा चलता है, और ओसीडी का इशू है, तो मेरी इतनी इतनी लंबी वीडियोस तो किफ़ायत नहीं करती। लोग कहते हैं बोलता रहता है, बोलता रहता है, आप छोटी बात नहीं करते, इतनी लंबी कहानी कर देते हैं। फिर आमतौर पे लोग फार्मूले भी बहुत तलाश करते हैं, हमारी नेचर है। तो आज की वीडियो में काफ़ी माशाल्लाह फार्मूलों के हिसाब से तो बड़ी रिच थी। उम्मीद है पसंद आएगी आपको। तो एक खमीरा गाओ ज़ुबान अम्बरी जवाहर वाला, आम कुछ जवाहरदार भी इसको कहते हैं और जवाहर वाला भी कहते हैं। खमीरा गाउज़बान अम्बरी जवाहर लिखा होता है आमतौर पे। हमदर्द कंपनी है, करशी कंपनी है, शायद एक आधी अच्छी और भी कंपनी हो। ये आप ले लें, मेरे ख्याल में शायद 600-700 का मे बी इसी प्राइस के रेंज में आ जाएगा। और इसको आपने रात को सोते हुए नीम गर्म दूध के साथ 1/4 ऑफ टी स्पून, एक चाय के चौथाई चाय का चम्मच आपने पहले इसको खाना है और गोली की तरह चूसना है। ये बड़ा फ़र्क बख्श होता है। इसको, इसकी खुशबू, चांदी के वर्क वगैरह डले होते हैं इसमें, और इसकी खुशबू, इसका टेक्सचर, इसका जायका इंसान की रूह को तरोताज़ा कर देता है।
मैंने इसकी एक डब्बी इस्तेमाल की थी बहुत अरसा पहले। और इसको आप उसके बाद नीम गर्म दूध ले लें, नींद आने का भी मसला हल होगा और बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ओसीडी जिन लोगों को है उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एंग्जाइटी स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, आईबीएस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसका फ़ायदा होता है। अगर दूध सूट नहीं करता तो पानी के साथ ले लें, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा तो इसका ऑब्वियसली दूध के साथ ही होता है। रात का खाने की रूटीन आपकी ये होगी कि आप रात को खाना खाने से पहले कम से कम 40-45 मिनट वॉक करें, कम से कम 40-45 मिनट। मैं अपने डिप्रेशन का जितना भी मेरा इरा गुजरा है उसमें मैं कम से कम डेली 10 से 12 हज़ार स्टेप्स चला करता था, जो कि आमतौर पे 11-12 किलोमीटर भी बन जाता है। और मैं एक ही गो में चलता था, और जब मैं रुकता था तो मेरी पिंडलियों में से सनसनाहट मुझे महसूस हो रही होती थी, इतनी गर्म हो जाती थी। आप जब खुराक के इस तरह के आप मामलात में चलेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको आईबीएस है भी है या नहीं, आपको एंग्जाइटी है भी है या नहीं। मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं, एक छोटा सा फूड इनटेक, एक छोटा सा, वो जो मुहावरा बना हुआ है ना, वो आमतौर पे जिसे कहा जाता है कि हर नवाला इंसान के मुंह में जाने से पहले अल्लाह से पूछता है कि इसके लिए जहर बनूं या इसके लिए मैं तकवीत दूं, इसके लिए मैं शिफा बनूं। तो अल्लाह की मर्ज़ी से जाता है, ये झूठ नहीं है। इसी इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। कोई भी एक छोटी सी चीज़, आपको क्या पता आपको पराठे ने पागल किया हो, आपको क्या पता आपको किसी बाजार की लो प्रोफाइल पत्ती ने पागल किया हो, आपको क्या पता आपको जो आपके फ़िल्टर से पानी आ रहा है उसने कॉन्स्टिपेशन करके आपको बवासीरें कराई हुई हैं और आप सर्जन के पास जा जाके ऑपरेशन करवा रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, आपको क्या पता? तो चेक करना पड़ता है ना। आटा गंदा है हमारा, हमारी मिर्चें गंदी हैं, लोग ईंटों के बुरादे पीस के लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर वहम से हटते हुए इन्वेस्ट करना पड़ता है। मिर्चें अपनी अच्छी पिसवाया करें, काबिल एतबार जगह से लिया करें, पता होना चाहिए कि मिर्चों की क्वालिटी अच्छी है, आपकी काली मिर्च अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये जिन लोगों के घरों में मसाले वाले डब्बे हैं, बिरयानी मसाले, कढ़ाई मसाले, मछली मसाले, बारबेक्यू मसाले, जिन लोगों की हांडियों में ये बलाएँ डलती हैं ना, उन लोगों ने घरों में गोल-गोल चक्कर काटने हैं, ये मैं आपको बता दूँ। उन्होंने रोना-पीटना है, एक-दूसरे के साथ ड्रामे करने हैं, एक-दूसरे के बाल नोचने हैं, उन्होंने अपनी रज़ाइयों में घुस-घुस के रोना है, कभी उनको जिन नज़र आने हैं, कभी उनको ख्वाब में चुड़ैलें नज़र आनी हैं, कभी उन्होंने डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी, उन घरों में ये तमाशे होने हैं। डब्बे अपने किचन से उठा के बाहर फेंकें, और ये जो टेस्ट के पीछे हम लोग पागल हुए हैं ना, इसको थोड़ा-सा छोड़ने की कोशिश करें। ग्रेस नहीं है इंसानों की। अपने आप को बजाय आईबीएस की दवाइयों पे लगाने के, बजाय एंग्जायटी की दवाइयों पे लगाने के, ये जो मैंने आपको पैथ बताया है, इसको फ़ॉलो करना शुरू करें। और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप 40s क्रॉस कर गए, मैं तो नहीं ले रहा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 40 क्रॉस कर गए हैं, तो ओमेप्राज़ोल, अ, लेट मी से इट, टेफ 40 टेफ 20 कैप्सूल्स होते हैं, इसोमेप्राजोल के सॉल्ट्स होते हैं। आप उनको सुबह नाश्ते से पहले ले लिया करें। अ, थोड़ा चीज़ों को ठीक रखते हैं, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किए जाएँ 1-2 साल, तो फियर ऑफ डेथ वगैरह इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं। स्पेशली एंटासिड्स जो हैं, ज़ेंटैक वगैरह, ये बहुत ज़्यादा फोबियाज़ को क्रिएट करती हैं। इस चीज़ में नोन तो लिखी तो नहीं हुई हैं, लेकिन पता है, अब तो एक्सपीरियंस इतना हो गया चीज़ लोगों के साथ, देख देख के तो पता है कि ये चीज़ें करती हैं। और इनसाइड स्टोरीज़ में भी ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे भी ये चीज़ें वेल नोन है। कन्फेस नहीं किया जाता इन चीज़ों को, तो बचने की कोशिश करें। लेकिन एक ये जो कैप्सूल बताया, और ये भी 3 महीने लेने के बाद इसको छोड़ दें, और हर रोज़ ना लिया करें। एक दिन ले लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 2 दिन ले लिया, एक दिन छोड़ दिया, इस तरह बॉडी को कभी भी डिपेंडेंसी ना डालें किसी भी चीज़ की। असल इस मामले का राज ये है कि बॉडी की फूड को अदलते बदलते रहा करें, ताकि बॉडी जो है वो किसी एक चीज़ की डिपेंडेंसी में जाके अगर आपको पागल कर रही है, अगर आपको ख़राब कर रही है, तो उसमें से बाहर आए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, आपका फूड इनटेक रिस्पॉन्सिबल था। ट्रिगर तो किसी भी वजह से हो गया, लेकिन अब आगे जो उसको कॉन्टिन्यूम में लेके जा रहा है वो फूड इनटेक लेके जा रहा है। तो ये सारी जो वीडियो बनाई थी, और बाकी ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और मुराकबे वगैरह करने से ना मैदे और दिमाग ठीक नहीं होते। अगली वीडियो आ रही है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर आ रही है, नफ्सियाती दवाइयों पे पहले भी बता चुका हूँ, इसी मामले के ऊपर, इसकी कंटिन्यूटी में लेके जाऊँगा आगे। तो इस मामले को लेकर सीरियसली अपने आप को ट्रीट करना शुरू करें,
और आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। 3-4 महीने 5 महीने सब्र के साथ अपनी फूड इनटेक को सिंपल करें, एंड इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।